वेलकम टू माय चैनल। आपका पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग जो है साइंस के बूस्टर डोज के बारे में पढ़ रहे हैं। यह इसका दूसरा भाग है। इसमें हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को पढ़ते चल रहे हैं। जो भी प्रश्न होगा यहीं से होगा, इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ मिनट में आप जो है अनेक ज्ञान सीख जाएंगे। तो यह बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिएगा, हम जो है पहले भाग में 30 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अब जो है दूसरे भाग में 30 के आगे ले चलते हैं। पर डे आपको जो है 30 प्रश्न जो है जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम के समय चल रहा है। एग्जाम का नज़दीक जो है टाइम आ गया है। तो ऐसे समय में इधर उधर का बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आने वाले ही प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सुनिए, पहले देखने से पहले जब थोड़ा अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, न तो अक्षर में नहीं बुझाएगा, कहिएगा कि खराबे पढ़ाए हैं। वीडियो क्वालिटी ठीक है, इसको जो है हल्का 360 कर लीजिएगा। उसको देखिए एकदम ज़बरदस्त दिखाई देगा, सब अक्षर चांदी की तरह झलकते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए क्वालिटी थोड़ा अपना सुधार लेंगे तो देखेंगे तब मजा आएगा। देखिए यहाँ से, मनुष्य में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो देखिएगा, मनुष्य में जो है भोजन का पाचन माउथ से अर्थात मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो मुख गुहा आपके आंसर हो जाएंगे। किताबी भाषा में उसको मुख गुहा बोलते हैं और जनरली हम लोग माउथ यानी मुंह बोलते हैं। यहाँ समझेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, कीट पतंग के श्वसन अंग क्या है? कीट पतंग के मतलब श्वसन अंग का नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो कीट पतंग जो है श्वास नली से सांस लेता है, जिसे इंग्लिश में ट्रैकिया बोला जाता है। तो तितली, तिलचट्टा या किसी प्रकार के कीट के बारे में पूछेगा तो उसके श्वसन अंग क्या हो जाएंगे? श्वास नली अर्थात ट्रैकिया हो जाएगा। जबकि मनुष्य के श्वसन अंग जो है फेफड़ा होता है, और जलीय जीव जो मछलियाँ होती है वह जो है गिल से सांस लिया करती है। अगर आपसे जो है त्वचा या हाइड्रा पूछ दे कि श्वसन अंग बताइए तो उसका त्वचा हो जाएगा। त्वचा यानी चमड़ा। केचुआ पूछेगा, केचुआ त्वचा कह रहे हैं, केचुआ के श्वसन अंग का नाम क्या हो जाएगा? त्वचा। और हाइड्रा का ही पूछेगा तब कहिएगा आप भी त्वचा। यदि मछली कह देता है तो गिल्स हो जाएगा आपका। और स्थलीय जीव में तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, गाय, ये सब जो है फेफड़ा सांस लेता है। जबकि कीट पतंग में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, वो श्वास नली से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग किसे माना जाता है या कौन है? तो अवशेषी अंग जो किसी काम के नहीं होता है वह कौन है? आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स को जो है अवशेषी अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन है? तो वह आपका यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। बहुत बार इस बोर्ड में जो है इसको पूछा जा चुका है, अभी भी पूछे जाएंगे। वैसे ही प्रश्न यहाँ शामिल किए गए हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसलिए कुछ मिनट समय देकर आप जो है अपनी तैयारी जबरदस्त तगड़ा तरीका से कर सकते हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहें, आप इधर उधर न जाएं, ध्यान दें। क्वेश्चन 35 नंबर आ गया कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपर रूप है। या ऐसे पूछ दे कार्बन के कई गो अपर रूप होता है? तो कार्बन के जो है 2 गो अपर रूप होता है। वो कौन कौन है? हीरा है और ग्रेफाइट है। ठीक है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है और ग्रेफाइट एक अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो एल्कोहल का क्रियाशील जो है बॉन्ड OH होता है। ये बॉन्ड खाली होता है, इसमें जो भी है अपना चीज जुड़ते चल जाता है। तो आप याद रखेंगे एल्कोहल का क्रियाशील समूह जो है आपका बॉन्ड OH हो जाएगा। उसके बाद समझिएगा सिरका का रासायनिक नाम बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सिर्फ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही यहाँ शामिल किए गए हैं। यदि कोई विद्यार्थी सिर्फ इसी को पढ़ लेता है, उसे साइंस में जो है ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है और दावा है। देखेंगे सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे एसिटिक अम्ल। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका का उपयोग जो है अचार और मुरब्बा के परिरक्षण में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आ गया 38 नंबर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? मुख्य अयस्क क्या है? तो आपका हो जाएगा बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से जो है ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसका मुख्य अयस्क उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, किसे आसानी से चाकू से द्वारा काटा जा सकता है? तो आपका हो जाएगा सोडियम, जिसका संकेत Na होता है और परमाणु संख्या इसकी 11 यानी 11 होती है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। 40 नंबर प्रश्न आ गया हम लोग का कि सबसे अधिक, एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो सुनने से क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है और अच्छा से याद भी हो जाता है। इसीलिए आप शांति से मोबाइल रख के एकदम मोबाइल लैपटॉप पीसी जहाँ भी देखते हो अपना शांति से क्या कीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी तैयारी को जो पुख्ता कीजिए एकदम। सबसे अधिक क्रियाशील समूह, सबसे अधिक क्रियाशील धातु अर्थात मेटल कौन है? तो आपका पोटेशियम सर्वाधिक जो है क्रियाशील अर्थात अभिक्रियाशील धातु है, जिसका संकेत K होता है और परमाणु संख्या 19 होता है। आगे आ गया कि मार्बल अर्थात संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसको रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आ गया कि अम्ल एवं भस्म अर्थात क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण और जल बनाते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन में से कोई एक भी हो सकता है, लवण भी हो सकता है आपका। तो अम्ल और भस्म जब रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? तो टूथपेस्ट जो है भस्मीय अर्थात क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हम लोग के मुंह में जो अम्ल बनता है ना, खाना खाते हैं तो कुछ दाना फंस जाता है, अतः ऐसी स्थिति में आप भस्मीय प्रवृत्ति के ब्रश या मतलब दातुन या टूथपेस्ट यूज करते हैं तो अम्लीयता को नष्ट कर देता है, आपको पता है। क्वेश्चन आ गया कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है या किस अम्ल का स्राव होता है? तो वो अम्ल हम लोग के आमाशय में पेट में पाया जाने वाला अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला जो HCl होता है, HCl होता है। अगला क्वेश्चन समझेंगे कि जो भस्म अर्थात क्षारक जल में घुल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसको क्षार बोला जाता है। जो क्षारक पानी में घुल जाता है उसको क्षार बोला जाता है। अगला समझेंगे हम लोग विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कीटनाशक का ये काम करता है। अगल बगल में छिड़काव करके कीटनाशक मच्छर को मारा जा सकता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत बार पूछा जा चुका ये प्रश्न, एकदम ट्रेंडिंग पर रहता है। तो CaOCl2 याद रखिएगा इसका फार्मूला। देखेंगे अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है यहाँ सामने है CaSO4 इंटू 1/2H2O, यानी हाफ उसमें जो है जल होता है। इसको ट्रिक से अपना ध्यान में रखिएगा। Ca कॉपर सल्फेट है, हाफ क्या है? हाफ जल, हेमीहाइड्रेट उसको बोलेंगे। तो CaSO4 इंटू 1/2H2O हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में काम किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। यहाँ देखेंगे विद्यार्थी, अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, याद रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आ गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। यदि 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन हो जाता है और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन हो जाता है। तो साथ साथ इसको भी याद रखिएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, जबकि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक जो है ओम होता है, जिसका संकेत ओमेगा है, ओम। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। साथ साथ मिलता जुलता प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। अगर ध्यान देंगे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आपको कह दे कि सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। हमेशा समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, हमेशा सीधा और हमेशा बराबर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होगा? तो अपवर्तनांक का SI मात्रक जो है कुछ नहीं होता है, यह एक मात्रक विहीन राशि है। क्या है? यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है।
आवर्धन का और अपवर्तनांक का, आवर्धन मैग्निफिकेशन का और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, मात्रक विहीन राशि है यह। अगला क्वेश्चन आ गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर, जिसे कैपिटल डी से हम लोग सूचित करते हैं। आगे समझेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कम से कम वस्तु और आपके आंखों के बीच में डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर दूर बिंदु पूछ देता तो अनंत हो जाता। क्या हो जाता, स्पष्ट दृष्टि की अगर दूर बिंदु पूछ दिया था अनंत बोलेंगे, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे। ध्यान से एकदम बने रहें, आपकी अच्छी खासी बहुत सुंदर तैयारी हम एकदम करा के ही छोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे चकभक के दुनिया से निकलिए, चकभक के दुनिया में आप उलझ के रह गए हैं। इधर आइए आप लोग, यहाँ देखें मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है, और उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस बोला जाता है। नेत्र के जो है रेटिना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। मानव नेत्र के रेटिना भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन सुनेंगे, सबसे कठोर पदार्थ कौन है या किसे माना जाता है। तो आपका हीरा अर्थात डायमंड है। अगला समझेंगे कि निकट दृष्टिदोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टिदोष के उपचार में अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस यही कहता है दूर दृष्टिदोष का उपचार, तो उत्तल लेंस कहिएगा। देखिएगा दूर में जो है दूर होता है, एगो बीमारी पकड़ लिया निकट, तो निकट में ज़्यादा लेटर है, तो इसके लिए आप अवतल ध्यान रखिएगा, ज़्यादा में ज़्यादा छोटका में कम, और दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हैं निकट दृष्टिदोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो अवतल लेंस से। अगर दूर दृष्टिदोष कह देता, दूर दृष्टिदोष कह देता या दीर्घ दृष्टिदोष कह देता तो आप जो है उत्तल लेंस बोलते। होश में रहिएगा। यहाँ पे जरा दूरदर्शिता कह देगा तो आपका जो है बाइफोकल हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप 59 नंबर, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में जो है मुख्य रूप से 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। अगला हम 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। इस सबसे पहले जो है न्यूटन बताए थे कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट कर, इसके लिए उन्होंने प्रिज्म का सहारा लिया। प्रिज्म में पूछा कै गो सतह होता है, तो प्रिज्म में 5 गो सतह होता है। हमने आपको ये कवर कराया। इसके आगे अब थर्ड वॉल्यूम जो है आपका, थर्ड वॉल्यूम का भाग 3 जो है आपके बीच में आएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो बताइए यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, ताकि हम पुनः आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाएं और हमको जो है हिम्मत बने। तो आप इसको जो उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा करे, तो आप कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।